हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। देखो, हमने बीएससी की वीडियो डालना चालू कर दिया है और आपने पहली वीडियो देखी और बच्चों के बहुत कमेंट्स आए और उस वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो चल नहीं रही है। अब मैं क्या करता हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पर डे एक लेक्चर आया करेगा और आज तो डालता हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर, क्या सिलेबस है, कितने यूनिट हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो अब बातें करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या है बच्चों, 3 पेपर होते हैं केमिस्ट्री के। जब बच्चा 11th-12th में होता है तो केमिस्ट्री के 2 पेपर रहते हैं। अब तो कंबाइंड करके आरबीएसई में एक ही कर दिए, लेकिन 2 ही माना जाता है, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है कार्बनिक रसायन और इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक रसायन। जैसे ही बच्चा बीएससी में आता है, किस में आता है, बीएससी में, तो बीएससी में केमिस्ट्री के 3 पेपर हो जाते हैं। पहला जो पेपर होता है वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इसी को बोला जाता है हिंदी में अकार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक रसायन। दूसरे की बात करें, दूसरा जो पेपर होता है वो होता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, और इंग्लिश में बोला जाता है इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस नेक्स्ट जो है वो है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, एक तो फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का मिक्सचर होता है, और इसमें कुछ मैथमेटिकल होते हैं। जैसे पहली यूनिट है उसमें मैथमेटिकल टर्म्स भी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहता है कि 12th तक रहते हैं तो आपको पता है 100 नंबर का, उसी में प्रैक्टिकल, उसी में सत्रांक और 56 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है। लेकिन बीएससी में आते हैं तो सत्रांक का सिस्टम तो खत्म हो जाता है, कोई भी सत्रांक नहीं भेजे जाते हैं, कोई भी सत्रांक नहीं भेजे जाते हैं। तो क्या होता है कि 100 नंबर का पेपर होते हैं तीनों, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और भौतिक रसायन, और 100 नंबर में से 33 नंबर का या 33 अंक का तो होता है अकार्बनिक रसायन, 33 अंक की क्या होती है, कार्बनिक रसायन, और 34 जो अंक हैं वो निर्धारित हैं किसके, फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन के। तो 33 अंक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, 33 ऑर्गेनिक के लिए, 34 भौतिक रसायन के लिए, और 50 अंक का होता है प्रैक्टिकल या प्रायोगिक परीक्षा। कितने की होती है, प्रायोगिक परीक्षा। इन दोनों को मिलाकर के हमारा जो पेपर हो जाता है 150 अंक का। कितने का हो जाता है, 150 अंक का। 50 तो प्रैक्टिकल के रहते हैं, और 33 और 34 तीनों पेपरों के रहते हैं। पहले का 33, दूसरे का 33 और तीसरे का 34। अब पेपर का पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, पेपर का पैटर्न की यदि मैं बात करूं, कोई इन तीनों बुकों में, प्रत्येक बुक में 5 यूनिट रहती हैं। कितनी रहती हैं, 5 यूनिट, 5 इकाई। 5 यूनिट में से क्या होता है
प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज़ बताइए, एक यूनिट में से 2 आते हैं तो 5 यूनिट में से कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन आ गए। कितने हो गए? 10 क्वेश्चन। एक यूनिट में से कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 2 क्वेश्चन। और इन 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक करना होता है, कोई भी एक क्वेश्चन करना होता है। 5 यूनिट होंगी। 5 यूनिट में आपको पता है कि एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं तो 5 यूनिट में से 10 क्वेश्चन। और एक यूनिट में से जो 2 क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन में से केवल एक क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि किस में होते हैं? अथवा में होते हैं। किस में होते हैं? अथवा में होते हैं। तो इस टाइप से 33 अंक में से 5 क्वेश्चन आपको क्या होते हैं? करने होते हैं। तो इस टाइप से एक जो क्वेश्चन होता है 6.25 अंक का इस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। और पासिंग मार्क के लिए न्यूनतम तीनों को कंबाइंड करके 33 अंक की आवश्यकता होती है। तीनों को कंबाइंड करके, प्रैक्टिकल के अलावा बता रहा हूँ मैं, इन तीनों में से 33 अंक लाने होते हैं। वो कैसे लाने होते हैं कि चावल तुम एक में से 33 लिया और दूसरे में से 3 नंबर लिया और तीसरे में 0 नंबर लिया। टोटल ब्रज यूनिवर्सिटी का पैटर्न है ये। ब्रज यूनिवर्सिटी के लिए टोटल 36 मार्क्स की आवश्यकता होती है। चावल 2 पेपर में मिक्स करके ले आओ। एक में तो आ ही नहीं सकते क्योंकि 33 का ही होता है, 33 का ही होता है। और यदि तीनों में लाएं, जैसे एक में 12, दूसरे में 13 और तीसरे में रहे बच्चे जितने भी हैं, तो पास हो जाते हैं। और यदि एक में मान लो 8 आ गए, दूसरे में 22 आ गए और तीसरे में कितने आ गए? 6 आ गए, तो फिर भी पास हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कोटा यूनिवर्सिटी की तरह। कोटा यूनिवर्सिटी में तो क्या होता है कि प्रत्येक पेपर में अलग अलग पास होना जरूरी है। प्रत्येक पेपर में अलग अलग पास होना जरूरी है। लेकिन ब्रज यूनिवर्सिटी की या राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनमें प्रत्येक पेपर में अलग अलग पास होना या पासिंग मार्क्स लाना कोई ज़रूरी नहीं है। या तो 2 पेपर में पास हो जाओ मिला करके, तो तीसरे में भले 0 हो, या तीनों पेपर में कुछ भी कितने भी नंबर ला करके 36 अंक ले आओ। तो इन तीनों में से कितने अंक की आवश्यकता होती है? 36 अंक की या 36 मार्क्स की आवश्यकता होती है। अब मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करूंगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन मैं आपको 0 लेवल से लेकर चलूँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, कमेंट्स करके पूछ सकते हो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट होती हैं। पहली जो यूनिट होती है वो होती है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म अर्थात हिंदी में बोलूँ अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। पहली यूनिट क्या है? कार्बनिक अभिक्रियाओं की, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। पहली जो यूनिट होती है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो देखो बच्चों, पहली जो यूनिट है, यदि ये पहली यूनिट आपको पढ़ने से निकल जाती है तो केमिस्ट्री में हर जगह प्रॉब्लम आएगी, प्रत्येक मोड पर प्रॉब्लम आएगी। और यदि पहली यूनिट आपने पढ़ ली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो चुटकियों में, दूसरा चैप्टर थोड़ा अलग है क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री चलती है, लेकिन चुटकियों में क्वेश्चन को क्या करेंगे आप? सॉल्व करेंगे। और ये जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख सकते हो आप, बेस की तरह कार्य करता है। यदि ये समझ में नहीं आया तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन है उसमें भी आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हो। चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, उनमें सभी का क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। दूसरी की मैं बात करता हूँ, दूसरा होता है स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन। क्या होता है? स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन। इसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी त्रिविम में क्या प्रकृति है, क्या उनका विन्यास है, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तीसरी में बात करता हूँ, ये होते हैं एल्केन
एल्कीन, साइक्लो एल्केन, इसी में आते हैं सभी में। सबसे बड़ी यूनिट है थर्ड यूनिट, एल्केन, एल्कीन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, एल्का डाइइन, एल्का डाइइन, ये सभी कहाँ आते हैं? ये आते हैं थर्ड यूनिट में। कहाँ आते हैं? थर्ड यूनिट में। एल्केन, एल्कीन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, एल्का डाइइन, ये सभी कहाँ आते हैं? थर्ड यूनिट में। फोर्थ जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एरोमेटिसिटी। क्या होती है? एरोमेटिसिटी। और इसी में ही फोर्थ जो यूनिट होती है, एक तो एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कंपाउंड्स, या मैं फोर्थ यूनिट में जो आपको नाम बताऊं, एरीन एंड एरोमेटिसिटी। एरीन एंड एरोमेटिसिटी, क्या नाम है? एरीन और एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। और फिफ्थ जो यूनिट है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, या एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड और हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। एल्किल हैलाइड, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोला जाता है बच्चों? एल्किल हैलाइड। और इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। क्या बोला जाता है? एरिल हैलाइड। तो देखो आपकी समझ में आ रहा होगा कि 5 यूनिट होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहली कार्बनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि, कार्बनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि। दूसरी होती है त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री। तीसरी होती है एल्केन, एल्कीन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, एल्काडाइन। चौथी होती है एरीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स। और पांचवी जो होती है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब इनमें से क्या होता है? प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन। और इन 2 क्वेश्चन में अथवा रहता है बीच में। क्या रहता है? अथवा। या तो एक पहले को करो या दूसरे को करो, या तो पहले को करो या दूसरे को करो। और एक जो क्वेश्चन है वो 6.25 मार्क्स से आता ही हो सकता है वो पहले वाले में 3 पार्टों में डिवाइड दे दे, छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में, ABC के रूप में दे दे वो 3 क्वेश्चनों को। किसमें? ABC के रूप में। तो इसमें करना आपको एक ही होता है, या तो ऊपर वाले को करना या नीचे वाले को। हो सकता है ऊपर वाले को 3 पार्टों में डिवाइड कर दे छोटे छोटे में, और नीचे वाले को भी किसमें? छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दे। पर लेकिन क्वेश्चन 2 ही दिए जाते हैं, 1 और 2। ऐसे इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। कोई भी एक करना होता है और मध्य में क्या आता है? और इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं और दोनों में से क्या करना होता है? एक। तो प्रत्येक जो चैप्टर है, प्रत्येक जो यूनिट है, उनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 में से कितना करना होता है? 1 करना होता है। कितने करना होता है? 1 करना होता है। और कुल मिला के हमको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ये मत करके आना कि 10 क्वेश्चन आगे 10 को लिख आए, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको हालत ख़राब कर दे, कॉपी में 0 नंबर दे। 0 नंबर तो नहीं देगा, लेकिन क्या करेगा? वो उस क्वेश्चन को चेक करेगा जिसमें सबसे ज़्यादा आपने गलती की है, गलत क्वेश्चन है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन को वो चेक नहीं करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है, कार्बनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि। कार्बनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि। कार्बनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका क्या है? ये बेस है। क्या है? बेस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सीखने से पहले देखो बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ आज तो, कि सीखने सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल जो रिएजेंट हैं, अभिकर्मक हैं, वो आने चाहिए। 10th क्लास से कनेक्ट करके मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो चल नहीं रही, लेकिन अब मैं शुरू से ही बताऊंगा। उसमें क्या है? सबसे पहले तो आपको 10th क्लास से पढ़कर आए हो रिएक्टेंट, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। और ये किस में परिवर्तित हो जाता है? प्रोडक्ट में। किस में? प्रोडक्ट में। 10th में पढ़कर आए हैं आप। इसी को बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है बच्चों?
अभिकारक, और इसका एक और नाम है क्रियाकारक। क्या नाम है? क्रियाकारक। किसे कहते हैं क्रियाकारक या अभिकारक? अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक। अभिक्रिया में, अभि मतलब अभिक्रिया, कारक मतलब कारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक क्या कहलाते हैं? अभिकारक। या क्रियाकारक, क्रिया में भाग लेने वाले कारक क्रियाकारक। या वे प्रजाति जो अभिक्रिया में, या वे अणु परमाणु जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक, अभिकारक कहलाते हैं। प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं उत्पाद या क्रियाफल। क्या कहते हैं? क्रियाफल। और क्रियाफल आपको पता है क्रिया के बाद प्राप्त होने वाले फल, क्रिया के बाद प्राप्त होने वाले फल क्या कहलाते हैं? क्रियाफल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रियाफल। इस एरो पर कुछ कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं? कंडीशन हो सकता है कंडीशन क्या? टेम्परेचर है, प्रेशर है और कैटालिस्ट है। क्या है? कैटालिस्ट। ये कुछ कंडीशन होती हैं। ताप, दाब और उत्प्रेरक। ताप, दाब और उत्प्रेरक। और ये जो हमारा रिएक्टेंट है 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चों? 2 टाइप का, जो कि पिछली वीडियो में बताया था मैंने। पहले टाइप का जो होता है सबस्ट्रेट। क्या है? सबस्ट्रेट। हिंदी में बोलते हैं इसको क्रियाधार। क्या बोलते हैं? क्रियाधार। और दूसरे को बोलते हैं हम रिएजेंट। ध्यान रखना, ये रिएजेंट है, ऊपर वाला रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट अभिकारक, और ये रिएजेंट है। रिएजेंट का मतलब होता है अभिकर्मक। क्या होता है? अभिकर्मक। क्या होता है? अभिकर्मक। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं और रिएजेंट किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि वह प्रजाति, सबसे पहले बोल रहा हूं मैं सबस्ट्रेट की परिभाषा, वह प्रजाति जिस पर अभिकर्मक या रिएजेंट का क्या हो? आक्रमण हो। किसका आक्रमण हो? रिएजेंट का आक्रमण हो, क्या कहलाती है? सबस्ट्रेट कहलाती है। वह प्रजाति जिस पर रिएजेंट का आक्रमण होता है, अभिकर्मक का आक्रमण होता है, क्या कहलाती है? सबस्ट्रेट कहलाती है। क्या कहलाती है? सबस्ट्रेट कहलाती है। अब मैं बात करता हूँ रिएजेंट किसे कहते हैं या अभिकर्मक किसे कहते हैं। सबस्ट्रेट तो समझ में आ गया कि सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? वह प्रजाति जो सबस्ट्रेट पर आक्रमण करती है, वह प्रजाति जिस पर रिएजेंट आक्रमण करता है, क्या कहलाती है? सबस्ट्रेट। अब मैं बात करता हूँ रिएजेंट की। वह प्रजाति जो सबस्ट्रेट पर आक्रमण करती है। भाई आक्रमणकारी प्रजाति क्या है? रिएजेंट। तो वह प्रजाति जो सबस्ट्रेट पर आक्रमण करती है, रिएजेंट, क्या कहलाती है? रिएजेंट। या इस टाइप से मैं बोल दूं, आक्रमणकारी प्रजाति क्या है? ये आक्रमणकारी प्रजाति क्या कहलाती है? रिएजेंट या अभिकर्मक कहलाती है। दोबारा सुनेंगे, सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? वह प्रजाति जिस पर रिएजेंट आक्रमण करता है, रिएजेंट आक्रमण करता है, क्या कहलाती है? सबस्ट्रेट कहलाती है। क्या कहलाती है? सबस्ट्रेट कहलाती है। और रिएजेंट किसे कहते हैं? वह प्रजाति जो सबस्ट्रेट पर आक्रमण करती है। किस पर आक्रमण करती है? सबस्ट्रेट पर आक्रमण करती है, क्या कहलाती है? रिएजेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? रिएजेंट कहलाती है। अब आक्रमणकारी रिएजेंट, आक्रमणकारी प्रजाति के आधार पर जो ये रिएजेंट हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आक्रमणकारी प्रजाति के आधार पर ये जो अभिकर्मक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। सबसे पहला जो होता है वो होता है नाभिक स्नेही। क्या होता है? नाभिक स्नेही। और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला जाता है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफाइल। दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। या इसी को हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही। और तीसरा जो होता है अपना रिएजेंट फ्री रेडिकल। क्या होता है? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल को हिंदी में बोला जाता है मुक्त मूलक। क्या बोला जाता है बच्चों? मुक्त मूलक। तो रिएजेंट के 3 टाइप, सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल, दूसरा वाला इलेक्ट्रोफाइल और थर्ड इज फ्री रेडिकल या
मुक्त मूलक। पहला न्यूक्लियोफाइल, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, या ऐसा करो इनको चेंज करके लिखो, पहला इलेक्ट्रोफाइल। क्यों आपको मैं पहला इलेक्ट्रोफाइल ही कराऊंगा। पहला क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को कराने का रीजन क्या है मैं आपको वहीं पर बताऊंगा, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। दूसरा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और इसी को बोला जाता है नाभिक स्नेही। क्या बोला जाता है? नाभिक स्नेही। तो पहले को इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे को न्यूक्लियोफाइल, तीसरा कौन सा है? फ्री रेडिकल। तीसरा कौन सा है? फ्री रेडिकल। तो दोबारा से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, या कुछ कंडीशन होंगे एरो पर, कंडीशन टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है। और ये जो रिएक्टेंट है 2 टाइप का होता है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट, और मैंने बताया सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? वह प्रजाति जिस पर रिएजेंट आक्रमण करता है क्या कहलाती है? सबस्ट्रेट कहलाती है। और रिएजेंट क्या बताया मैंने? वह प्रजाति जो सबस्ट्रेट पर आक्रमण करती है, वह प्रजाति जो सबस्ट्रेट पर आक्रमण करती है क्या कहलाती है? रिएजेंट कहलाती है। आक्रमणकारी स्पीशीज के आधार पर ये जो रिएजेंट हैं ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले मान लो इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा कौन सा है? फ्री रेडिकल। पहला इलेक्ट्रोफाइल को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, दूसरे को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही, और तीसरे को क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। अब मैं एक एक करके इनका अध्ययन चालू करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोफाइल की। किसकी बात करता हूँ बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं? पिछली वाली वीडियो में हालांकि मैं न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट किया था, अब कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोफाइल से। तो इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? क्या है इलेक्ट्रोफाइल? क्या है इलेक्ट्रोफाइल? तो देखो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये इसके बारे में बात करनी है। किसके बारे में? इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने से? 2 से। इलेक्ट्रो, सबसे पहला इलेक्ट्रो प्लस फाइल, प्लस फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। फाइल का मतलब फिल्लस, PHYLLOUS, फिल्लस। इसी का मतलब होता है दैट इज लविंग स्पीशीज, दैट इज लविंग स्पीशीज, अर्थात स्नेह रखने वाली। क्या रखने वाली? स्नेह रखने वाली प्रजाति या प्यार करने वाली प्रजाति। किससे? इलेक्ट्रॉन से। किससे? इलेक्ट्रॉन से। स्नेह रखने वाली प्रजाति या प्यार करने वाली प्रजाति, और प्यार किससे करेंगी? इलेक्ट्रॉन से। किससे करेंगी? इलेक्ट्रॉन से। अर्थात मैं बोल दूं वह प्रजाति जो किससे स्नेह रखती है? इलेक्ट्रॉन से। किससे स्नेह रखती है? इलेक्ट्रॉन से। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाती है। दोबारा से सुनेंगे, वह प्रजाति जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखती है। किससे स्नेह रखती है? इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखती है, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाती है। देखो सबसे पहले बात, इलेक्ट्रॉनों से कौन स्नेह रखेगी? जिनके खुद के पास स्वयं इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी। स्वयं खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी, क्योंकि आपको पता है विपरीत जो चार्ज होते हैं, आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। धनावेश ऋणावेश से, ऋणावेश धनावेश से आकर्षित होता है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज रहता है? ऋणावेश। और ये किससे स्नेह रख रही है? ऋणावेश से, इलेक्ट्रॉन से। तो अर्थात मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाली प्रजाति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाती है। तो मैं बोल सकता हूँ जब ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेगी तो इनके स्वयं के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी। क्या रहेगी? स्वयं के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी। ये वहाँ आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या रहती है? अधिकता रहती है। अर्थात इलेक्ट्रोफाइल वह प्रजाति है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही वह प्रजाति है जिसके स्वयं के पास
तो इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है और वहाँ आक्रमण करती है जहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता रहती है। क्या रहती है? अधिकता रहती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाती है। एक चीज़ बताइए, आपने अम्ल क्षार की थ्योरी पढ़ी है, लोइस अम्ल और लोइस क्षार। तो लोइस अम्ल किसे कहते हैं? लोइस अम्ल किसे कहते हैं और लोइस क्षार किसे कहते हैं? और हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़कर आए हैं। यहाँ पर क्या कोई मेटल थी, ये लिगेंड थे। यहाँ पर कोई मेटल, ये लिगेंड, और लिगेंड के पास क्या था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। और मेटल क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी, पॉजिटिव चार्ज इस टाइप की थी। तो वे प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन देती हैं किसकी तरह व्यवहार करती हैं? लोइस क्षार की तरह। लोइस की परिभाषा के अनुसार, लोइस की परिभाषा के अनुसार वे प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन युग्म देती हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देती हैं, लोइस क्षार कहलाती हैं। और वे प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं, क्या कहलाती हैं? लोइस अम्ल कहलाती हैं। क्योंकि आप 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर हैं उसमें पढ़कर आए होंगे, इस टाइप से कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे, इस टाइप से कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जैसे ये लिगेंड है, और लिगेंड क्या करता है? मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, और मेटल यहाँ क्या करती है? लेती है, क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या रहती है? कमी रहती है। और लोइस के अनुसार वे प्रजाति जिनके स्वयं के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है और वहाँ आक्रमण करती हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहती है, किसकी तरह व्यवहार करती हैं? लोइस अम्ल की तरह व्यवहार करती हैं। एक चीज़ देखो, ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह रख रही हैं, इलेक्ट्रॉन से स्नेह, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है। किससे स्नेह रख रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल से। किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रोफाइल किससे स्नेह रख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन से। अर्थात इनके स्वयं के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। स्वयं के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये वहाँ आक्रमण करते हैं चाहे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अर्थात लोइस के अनुसार मैं बोल सकता हूँ कि इनके स्वयं के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, इसलिए लोइस अम्ल की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। क्योंकि लोइस के अनुसार वे प्रजाति जो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखती है, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखती है, लोइस अम्ल की तरह व्यवहार करती है। और यहाँ यदि बात करें इलेक्ट्रोफाइल, इनके स्वयं के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्या रखेगी? टेंडेंसी या क्षमता रखेगी। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखेगी तो इसी को क्या कहेंगे? ये किसकी तरह व्यवहार करेगी? लोइस अम्ल की तरह व्यवहार करती है, लोइस अम्ल की तरह व्यवहार करती है। अर्थात जितने भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं वो लोइस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, लोइस की परिभाषा के अकॉर्डिंग। अब क्लासिफिकेशन आता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं, और इलेक्ट्रोफाइल का क्लासिफिकेशन क्या है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल ये है और इलेक्ट्रोफाइल ये है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले वे प्रजाति जिन पर धनावेश उपस्थित होता है। इलेक्ट्रोफाइल का वर्गीकरण फर्स्ट, वे प्रजाति जिन पर वे प्रजाति जिन पर धनावेश या पॉजिटिव चार्ज, स्पीशीज इन विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज, वे प्रजाति जिन पर धनावेश उपस्थित होता है। धनावेश क्या होता है? उपस्थित होता है, धनावेश उपस्थित होता है, क्या कहलाती हैं? किसकी तरह व्यवहार करती हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती हैं। वे प्रजाति जिन पर धनावेश उपस्थित होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती हैं। जैसे Cl+, Br+, I+, R+, का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज, क्या? कार्बोकैटायन। R+, NO2+, NO+, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, मतलब N2+, Cl-, ये सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। वे प्रजाति जिन पर क्या उपस्थित होता है? धनावेश उपस्थित होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है NH4 पॉजिटिव, ये ना तो इलेक्ट्रोफाइल है और ना ही न्यूक्लियोफाइल। NH4 जो पॉजिटिव होता है अमोनियम आयन, ना तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है ना ही न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आपको पता ही है NH4+ है, और इसको जब आयनित करते हैं तो NH3 ये लोन पेयर H+ के रूप में क्या होता है? ब्रेक होता है, टूटता है।
यहाँ पर तो नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये तो देने की क्षमता रखता है, लेकिन हाइड्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये नाभिक स्नेही की तरह इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की तरह व्यवहार करता है आयनित होकर के। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसलिए ना तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है, ना ही न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। ऐसे ही मैं बात करूं ROH या H, इस टाइप से H की जगह यहाँ R भी हो सकता है। और ये भी क्या है, ना तो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है, क्यों देखो, और ना ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। कि जब मैं बताऊंगा कि वे प्रजाति जिन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है वे नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती हैं, तो दोनों पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। और यहाँ मैंने बताया वे प्रजाति जिन पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है, क्या चार्ज उपस्थित होता है, पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती हैं। तो इनके तो दोनों व्यवहार हो गए, ये नाभिक स्नेही की तरह, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह साथ साथ। तो इसलिए मैंने बताया कि जो NH4+ होता है ना तो नाभिक स्नेही होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन स्नेही। ऐसे ही RH ये ना तो नाभिक स्नेही होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, क्योंकि ये आयनित होकर नाभिक स्नेही देता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही भी देता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, वे प्रजाति जिन पर क्या उपस्थित होता है, पॉजिटिव चार्ज या धनावेश उपस्थित होता है, किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। और यहाँ ध्यान क्या रखना है, अमोनियम आयन और ये ROR और H वाला, क्योंकि ना तो ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। सबसे पहला हो गया वे प्रजाति जिन पर धनावेश उपस्थित होता है, वे प्रजाति जिन पर धनावेश उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट है इसका वे प्रजाति जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, वे प्रजाति जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, वे प्रजाति जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, क्या होता है, अष्टक अपूर्ण होता है, किसकी तरह व्यवहार करती हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती हैं, किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। वे प्रजाति जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, आप सभी जानते हो किसी भी प्रजाति के यदि संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो अधिक स्टेबल रहेगी, क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। अर्थात और जिसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या रखेगी, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखेगी। और 8 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वगैरह या ज़्यादा हैं तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेगी। और मैंने लोइस के अकॉर्डिंग अभी बताया था, वे प्रजाति जिनका अष्टक अपूर्ण रहता है या वे प्रजाति जिन पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्या रखती हैं, क्षमता रखती हैं, क्या रखती हैं, क्षमता रखती हैं, लोइस एसिड की तरह व्यवहार करती हैं। तो यहाँ देखिए वे प्रजाति जिनका अष्टक अपूर्ण रहता है, अष्टक अपूर्ण हो सकता है p ऑर्बिटल वैकेंट हो, p कक्षक क्या हो, वैकेंट हो, खाली हो, p ऑर्बिटल वैकेंट हो सकता है p ऑर्बिटल ही क्यों, d ऑर्बिटल या d कक्षक भी क्या हो, वैकेंट हो या d ऑर्बिटल खाली हो। p ऑर्बिटल कौन कौन सी होता है, BCl3, BBr3, Bi3, AlCl3, AlCl3, इन सभी में क्या होता है, B कक्षक या मैं बोल दूं Br3, B ऑर्बिटल क्या होता है, खाली रहता है। और आपको पता है कैसे रहता है, बोरोन ये Cl और ये Cl ये ले लिया मैंने। तो आपको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6। बताइए क्या इसका अष्टक पूर्ण है, नहीं है, क्योंकि इसमें एक p ऑर्बिटल है वो क्या रहता है, वैकेंट रहता है, क्या रहता है, वैकेंट रहता है। किस टाइप से रहता है, ये बोरोन है, एक Cl, 2 Cl और 3 Cl, ये बोरोन और इधर 2 Cl, इधर Cl, और p ऑर्बिटल की जो लूप है ऊपर और नीचे रहती है, और ये क्या रहती है, वैकेंट रहती है, क्या रहती है, वैकेंट। जब ये वैकेंट रहती है, खाली रहती है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्या रखती है, क्षमता रखती है, क्या रखती है, क्षमता रखती है। और मैंने अभी बताया वे प्रजाति जो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्या रखती हैं, क्षमता रखती हैं, वो किसकी तरह, लोइस अम्ल की तरह व्यवहार करती हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करती हैं। तो इन सभी में क्या होता है, p कक्षक है वो क्या है, खाली है, BCl3, BBr3, Bi3, AlCl3 और Br3, R कोई भी एल्किल ग्रुप। अब d ऑर्बिटल जो वैकेंट रहता है वो रहता है ZnCl2, ZnCl2, FeCl2, FeCl3, ZnCl2, FeCl2,
FeCl3। इन सभी में क्या होता है बच्चों कि d ऑर्बिटल है वो वैकेंट रहता है। क्या रहता है? d ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, जिसके कारण ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखती हैं। बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखती है। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखती है तो किसकी तरह व्यवहार करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेंगे। किसकी तरह व्यवहार करती हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि सबसे पहला हो गया धनावेश, दूसरा हो गया कि जिनका वैकेंट ऑर्बिटल रहता है और ऑर्बिटल वैकेंट p भी हो सकता है और d भी हो सकता है। तीसरा मैं बताता हूँ कार्बोनिल कंपाउंड युक्त प्रजाति। कार्बोनिल यौगिक क्या है? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक की बात करें, देखो ये कार्बोनिल क्यों? आपको पता है कार्बोनिल इनमें ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। ऑक्सीजन की जब विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये क्या करेगा? बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा। क्या करेगा? बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा। जब ये अपनी तरफ लेगा तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और मैंने अभी बताया है पॉजिटिव चार्ज युक्त प्रजाति का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी, अर्थात ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्या रखती हैं? क्षमता रखती हैं। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि कार्बोनिल कंपाउंड युक्त जो कार्बन रहता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार करता है। जैसे हो सकता है ये एल्डिहाइड हो सकता है ये कीटोन हो। क्या हो? कीटोन हो सकता है ये फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है ये फॉर्मेल्डिहाइड हो, और हो सकता है ये COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जीन, हो सकता है COCl2 हो, और हो सकता है CH3COCl हो, CH3COCl हो। और यही क्यों? कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है साइक्लिक हो। क्या हो? साइक्लिक हो। क्या हो? साइक्लिक हो सकता है कार्बोनिल कंपाउंड साइक्लिक हो। और भी जैसे एनहाइड्राइड हो। क्या हो? एनहाइड्राइड हो। क्या हो? एनहाइड्राइड, ये इस टाइप की प्रजाति हो। क्या हो? प्रजाति हो। तो यहाँ पर ये इसको मैं चक्रीय के रूप में प्रदर्शित करूँ तो देखो यहाँ मैंने 2 ऑक्सीजन लगा दिए। क्या लगा दिए? ऑक्सीजन। और ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। आप सभी को पता है ये बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज युक्त प्रजाति किसकी तरह व्यवहार करती हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती हैं। किसकी तरह व्यवहार करती हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। हो सकता है इमीन हो। क्या हो? इमीन हो। नाइट्रोजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण क्या करता है? नाइट्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है। जब बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है तो हम सभी को पता है इस पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज युक्त जो प्रजाति होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार करती हैं। दोबारा से सुनेंगे। वे प्रजाति जिनका अष्टक क्या होता है? वे प्रजाति जिन पर क्या होता है? धनावेश उपस्थित होता है। दूसरा, वे प्रजाति जिनका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। अष्टक हो सकता है p ऑर्बिटल वैकेंट हो सकता है d ऑर्बिटल वैकेंट हो। और दूसरा, कार्बोनिल कंपाउंड युक्त जो प्रजाति होती हैं उनमें जो कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन, वो किसकी तरह व्यवहार करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। ऐसे ही इमीन की बात करता हूँ, ये इमीन भी किसकी तरह व्यवहार करती है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती है। और नेक्स्ट मैं बताता हूँ सल्फोनिल, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H डबल बॉन्ड O, सल्फोनिक अम्ल समूह, सल्फोनिक अम्ल समूह जैसे H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, ये OH, इधर कोई भी R हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। इधर देखो ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण ये नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज युक्त प्रजाति किसकी तरह व्यवहार करती है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती है। सॉरी, किसकी तरह व्यवहार करती है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर पर 8560044835। और अब इस श्रृंखला में आप आज से फर्स्ट ईयर, आज तो मैं फर्स्ट ईयर की डाल रहा हूँ लेकिन कल से सेकंड ईयर
और फर्स्ट ईयर दोनों की एक एक लेक्चर डलना चालू हो जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की तो आप व्हाट्सअप कमेंट्स कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते हो, व्हाट्सअप कमेंट्स कर सकते हो, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको क्या बताया रिएजेंटों के बारे में, रिएजेंट पहला इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बता दिया। और कल बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल, किसकी बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मैंने इतना लेवल का करा दिया कि हम कंपटीशन लेवल में भी यही आता है और बीएससी लेवल में तो बीएससी लेवल से भी इसमें ज़्यादा करा दिया है। और इसमें सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, ये सब मैंने करा दिया, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कुछ कंडीशन। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।